हेलो बच्चों। तो बच्चों, जो हम आज आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कितना भी टॉल हो, कितना भी शॉर्ट हो, लंबा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, एक बेसिक यूनिट से बना हुआ है। वो बेसिक यूनिट क्या है आपका? वो बेसिक यूनिट है आपका सेल। क्या कहते हैं हम उस बेसिक यूनिट को जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है? उस बेसिक यूनिट को हम कहते हैं सेल। इट इज कॉल्ड सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट जो कि किसको बनाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक बेसिक यूनिट है जो कि किसको बना रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जैसे आप समझिए कि ब्रिक्स होती हैं, है ना? ये ब्रिक है, फिर बहुत सारी ब्रिक्स आती हैं, दीवार बनती है। बहुत सारी दीवारें आकर क्या बनाती हैं? एक ढांचा बनाती हैं। उस ढांचे के क्या करते हैं हम? पेंट होता है, उसको जोड़ते हैं, अच्छे से एक मकान बनता है। बिल्कुल वैसे ही बॉडी के सेल्स हैं। अगर सेल्स नहीं होते तो हम नहीं होते। ना प्लांट्स दिखते, ना एनिमल्स दिखते आपको, ना कोई आपको घर में ह्यूमंस दिख रहे होते। आप नहीं होते, मैं नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो अगर सेल्स नहीं होते तो हम नहीं होते। ठीक है, तो अगर सेल्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हम क्यों कह रहे हैं कि अगर सेल्स नहीं होते तो हम भी नहीं होते? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सेल है वो आपका बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट ऑफ लाइफ है। जब हम यूनिट कहते हैं तो हम कह रहे हैं लाइफ की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट। ठीक है, वो क्या है? हमारा सेल है। जो सेल है वो हमारा बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, एक बेसिक यूनिट से बना है जिसको हम कहते हैं सेल। अगर सेल नहीं होते तो हम नहीं होते। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जिस सेल की हम इतनी बातें कर रहे हैं आखिर वो आया कहाँ से। तो आपका बच्चों जो सेल है उसको 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब एक कॉर्क की पतला सा जो टुकड़ा उन्होंने देखा, किसमें? अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में, अंडर हिज सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। तो उनको क्या दिखा? तो उनको दिखते हैं बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल कंपार्टमेंट्स जो कि बिल्कुल हनी कोम्ब जैसे थे। हनी कोम्ब मतलब जो बी हाइव होता है, हनी कोम्ब स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसमें हनी होता है, जहां से आप हनी निकालते हैं। ठीक है, तो हनी कोम्ब जैसा लगा उनको। आप जो ये जो इमेज देख रहे हैं ये आपके रियल पेपर से ली गई है। ठीक है, जिसमें आपको वही दिख रहा है जो रॉबर्ट हुक को दिखा था तब। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या इस्तेमाल किया? रॉबर्ट हुक ने अपने सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप में कॉर्क का एक थिन स्लाइस लिया और उसको किसमें देखा? अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में। अब आप पूछेंगे मुझसे कि कॉर्क क्या होता है मैम? ठीक है, तो जब आप एक पेड़ का जब आप बार्क लेते हैं तो उसका जो थिक आउटर साइड में जो आपको बार्क दिखता है एक पेड़ का, उसको आप कॉर्क कहते हैं। अब कॉर्क तो बहुत सारे पेड़ों के हो सकते हैं, तो वो कौन सा पेड़ था जिसको रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया था, देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने क्वर्किस नाम के एक पेड़ को, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में ओक ट्री कहते हैं, इसके बार्क का, इसके कॉर्क को, उसकी थिन स्लाइस को अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कॉर्क में क्या दिखा? उस थिन स्लाइस में क्या दिखा अंडर द माइक्रोस्कोप? उनको दिखा स्ट्रक्चर ऑफ अ हनी कोम,
एक ऐसा हनीकॉम्ब जिसमें छोटे छोटे, आप यहाँ पे देखो, छोटे 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 कितने सारे कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स या इन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा? उन्होंने इन स्मॉल बॉक्सेस को सेल्स नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल्स। और ये सेल शब्द कहाँ से आता है? ये सेल शब्द लैटिन भाषा से आता है। ये सेल शब्द आपकी लैटिन भाषा से आता है, जिसका कौन से वर्ड से? वर्ड है सेलुला। वर्ड है सेलुला से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है? जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये किस लैटिन शब्द से आया है? ये सेलुला लैटिन शब्द से आया है, जिससे सेल्स बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। हम इसको लिटिल रूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे लिटिल बॉक्स टाइप कंपार्टमेंट जैसा किसको दिखता है? ये दिखता है हमारे साइंटिस्ट को, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को, जिनकी वजह से आज हम सेल को सेल कह रहे हैं। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे वो थे डेड सेल्स। अब आप मुझसे पूछेंगे ये डेड सेल्स क्यों हैं? क्योंकि जब आप इन सेल्स को देखते हैं तो आपको इनके अंदर कोई लिविंग मटेरियल सा नहीं दिख रहा है। जब आप इन सेल्स को देख रहे हैं तो आपको इनके अंदर कोई लिविंग मटेरियल नहीं दिख रहा है। इन्होंने थिक आउटर बार्क देखी थी, किसकी? ओक ट्री की। इसीलिए जब आपसे कोई ये पूछे कि पहली बार सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। पहली बार डेड सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, वो भी रॉबर्ट हुक ने किया था। बट अगर कोई आपसे पूछेगा कि पहली बार लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, तो वो हमारे रॉबर्ट हुक साहब नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि लिविंग सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया था। लिविंग सेल्स को पहली बार जिन्होंने डिस्कवर किया था वो थे हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहूक, जिन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा। कौन से साल में? 1674 में। 1674 में। तो फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय whom? बाय मिस्टर ल्यूवेनहूक। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब आपसे कोई पूछे। सिर्फ अगर आपसे किसी ने, अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों पहली बार सेल किसने डिस्कवर किया, आप कहेंगे मैम रॉबर्ट हुक ने। मैं आपसे बोलूंगी पहली बार डेड सेल किसने डिस्कवर किया, आप फिर से कहेंगे मैम रॉबर्ट हुक ने। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फर्स्ट लिविंग सेल्स किसने देखे अपने माइक्रोस्कोप में फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप क्या कहेंगे? 1674 में मैम ल्यूवेनहॉक। ठीक है, उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फिर पुरकिंजी हैं हमारे एक और, जिन्होंने साल 1839 में किसको क्या कॉइन किया है टर्म? उन्होंने टर्म कॉइन किया है प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने टर्म कॉइन क्या किया है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब अब आप प्रोटोप्लाज्म क्या है ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये कह सकते हैं कि जो सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब आता है हमारा एक बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज योर सेल थ्योरी। अब हमने इतना सेल 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 पढ़ा, इसीलिए अब हम पहुंच गए हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी हमें किसने दी थी? हमें दी थी श्लिडन ने और श्वान ने। और इस थ्योरी को आगे चलकर और विस्तार में हमें किसने एक्सप्लेन किया? इस थ्योरी में एड ऑन किसने किया? हमारे वर्चाव ने। ठीक है, जो आपके स्क्लिडन है उन्होंने हमें बताया था, देखते हैं, जो स्क्लिडन है उन्होंने हमें क्या बताया था? उन्होंने हमें पॉइंट नंबर 1 समझाया कि all plants are made up of cells. All plants are made up of cells. ये हमें किसने बताया? ये किसने फाइंड आउट किया? ये फाइंड आउट किया आपके श्लिडन ने। कौन से साल में? 1839 में। पॉइंट नंबर जो 2 है वो हमें श्वान ने दिया, जिन्होंने हमें क्या बताया?
कि all animals are made up of cells. तो ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स हमें किसने बताया? स्क्लिडन ने. और ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स हमें किसने बताया? हमें बताया श्वान ने. किसने बताया हमें? श्वान ने. कौन से साल में? 1839 में. ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्लांट्स और एनिमल्स किससे आ रहे हैं? सेल से आ रहे हैं. अब हमने पहले ये भी देख लिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है, कौन सी उसकी सबसे छोटी इकाई है? सेल्स है. तो जब हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने हैं तो कोई एक ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस पूरी थ्योरी में थोड़ा मिसिंग सा लग रहा है? सेल से बने हैं, पर सेल्स आए कहाँ से? ठीक है, ये जो सेल है जिनसे ये बने हुए हैं ये आखिर आते कहाँ से हैं? क्या अचानक से एक सेल आता है और फिर वो बाकी सेल बनाता है और क्या फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो हमारा डाउट है कि जो सेल्स हैं वो आते कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, नए नए सेल्स, ये जो हमारा जो पॉइंट है ये हमें लेटर एक्सप्लेन किया हमारे वर्चाओ ने. किसने एक्सप्लेन किया? हमारे रुडोल्फ वर्चाओ ने, जिन्होंने ऐड किया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. क्या बताया उन्होंने हमें? उन्होंने हमें बताया कि ऑल, देखो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने हमें बताया कि all cells arise from pre-existing pre-existing cells. ठीक है, यानी कि क्या मतलब है? यानी कि हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. अगर मैं आपको कहूँ ये एक सेल है, ये डिवाइड कर रहा है और ये दो सेल बना रहा है, तो ये वाला सेल कहाँ से आया? इस सेल से आया. ये वाला सेल कहाँ से आया? इस सेल से आया. तो ये तो पुराना सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है. ये क्या है हमारा? ये है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये है आपके न्यू सेल्स. आपके न्यू सेल्स कहाँ से बन रहे हैं? आपके न्यू सेल्स आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं. और यही आपको किसने एक्सप्लेन किया था? यही आपको लेटर इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय रुडोल्फ वर्चॉ. ठीक है, जिन्होंने आपको क्या बताया? जिन्होंने आपको बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं बच्चों. कुल मिलाकर आपकी सेल थ्योरी में कितने पॉइंट्स आते हैं? 3 पॉइंट्स आते हैं. ठीक है, क्या है वो 3 पॉइंट्स? पॉइंट नंबर 1, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 होगा आपका रुडोल्फ वर्चॉ का दिया हुआ कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. यानी कि हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. हर नया सेल एक पुराने सेल से ही बनता है. ठीक है, अब हमने इतने सेल की बात कर ली है तो आइए देखते हैं कि सेल होता कैसा है, दिखता कैसा है, साइज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, काम क्या होता है, सेल्स के अंदर कौन कौन से हिस्से हैं, अब हम वो देखेंगे. देखो, जो आपके टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. ठीक है, दो तरीके कौन से हैं? पहला है आपका यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर नाम से पता चल रहा है, यूनी प्लस सेलुलर. यूनी मतलब एक, यूनिट सिंगल, यूनी. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? एग्जाम्पल है अमीबा, क्लाइमाडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया. जब हम यूनिसेलुलर कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि एक ही सेल, ओनली वन सेल is capable of performing all the functions. All the functions. क्या मतलब है इस लाइन का? इसका मतलब है चाहे खाना खाना हो, सांस लेना हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, मूवमेंट हो, लोकोमोशन हो, कोई भी फंक्शन हो, एक सेल सारे फंक्शन करता है. एक सेल सारे फंक्शन करता है. ठीक है,
कैसे कैसे फंक्शन? मैंने अभी आपको गिना दिए। जितने भी फंक्शन हैं वो सारे, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, खाना लेना हो, जो वेस्ट है उसको बाहर एक्सपल्शन हो, ये सारी चीज़ें जब एक सेल ही सारे फंक्शन करता हो, एक सिंगल सेल, तो हम उसको, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हम उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहीं पे दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर क्या हो गया? मल्टी मतलब मल्टीपल सेल है। मल्टीपल सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वहां पे जो सेल्स हैं वो ग्रुप टुगेदर बना लेते हैं। ग्रुप टुगेदर बना लेते हैं, इसीलिए डिफरेंट हिस्से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट हिस्से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो डाइजेशन कर रहे हैं, कुछ सेल्स वो हैं जो रेस्पिरेशन में है, कुछ सेल्स या आपका ऑर्गन सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ डाइजेशन करता है, एक आपका सिस्टम ऐसा है जो सिर्फ रेस्पिरेशन करता है, आपका एक ऑर्गन सिस्टम है जो सिर्फ एक्सक्रीशन कर रहा है। ठीक है? देखिए, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, बेसिक यूनिट होगा सेल। बहुत सारे जो सेल्स हैं मिलके बनाएंगे आपके टिश्यू, जो टिश्यू है वो आपके मिलके बनाएंगे ऑर्गन, और आपका जो ऑर्गन है वो मिलके बनाएंगे आपका ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो आपका बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है? अब अगर आप ऑर्गन सिस्टम पे ध्यान दें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो आप अपना एग्जाम्पल लें। डाइजेशन एक ऑर्गन सिस्टम कर रहा है आपका, रेस्पिरेशन आपका दूसरा ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, एक्सक्रीशन आपका तीसरा सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही जब ये सारे जो सिस्टम्स हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स, जब ये सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है? तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बन रहा है। ठीक है? और क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, एक सिंगल सेल सारे फंक्शन नहीं कर रहा है, वहाँ पे आपके बकायदा मल्टीपल सिस्टम्स हैं। इसीलिए इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को आप क्या कहेंगे बच्चों? आप कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे आप? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक चीज होना तो बनता है, एक चीज होना तो बनता है। वो एक चीज क्या है यहाँ पे जो होगी? वो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। वो क्या है आपका? वो है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम, डिवीजन मतलब डिवाइड हो गया। ठीक है? सिंगल जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था तो एक ही सेल को सब करना था, वन सिंगल सेल हैड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। बट जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वहां पे तो ऑर्गन सिस्टम ही अलग अलग है, उसके हिसाब से जो काम था, जो लेबर था, वो डिवाइड हो गया अलग अलग सिस्टम में। तो जो काम था, जब वो सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है कि सारा काम एक को ही ना करना पड़े, तब हम उसको क्या कहते हैं? तब हम उसको कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं हम उसको? हम उसको कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो अब हम एक और बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, पहली चीज हमने क्या पढ़ी? जो सेल है वो क्या है? हमारा बेसिक फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल्स में या तो एक सेल से बना होता है ऑर्गेनिज्म, या मोर देन वन सेल से बना होता है। एक सेल से बना होगा यूनिसेलुलर कहेंगे, मल्टीपल सेल्स, एक से ज़्यादा सेल, मल्टी सेलुलर कहेंगे। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब उनको एक और सेल की ज़रूरत नहीं है, एक सेल ही पूरे जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल पूरा ऑर्गेनिज्म है, और वो एक सेल ही उस ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस करता है। ठीक है? इसीलिए सेल क्या है आपका? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ये डिस्कवरी शुरू हुई रॉबर्ट हुक साहब से, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया डेड सेल। किससे? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से। कॉर्क उनको कहाँ से मिला था? ओक ट्री से मिला था। उन्होंने ये ओक ट्री की स्लाइस को जब देखा तो उनको क्या दिखा? उनको हनी कोम्ब लाइक स्मॉल 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 कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, जिसको उन्होंने सेल कहा। सेल शब्द आता है आपका लैटिन से, सेलुला से, जिसका क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। ठीक है? तो ये तो हुआ रॉबर्ट हुक साहब का। उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल किसने ढूंढा, किसने फाइंड आउट किया? वो थे हमारे एंटोन वन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार ऑब्जर्व और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को एक और बेहतर माइक्रोस्कोप में। ठीक है? उसके बाद आपके रॉबर्ट हुक आए, जिन्होंने आपका न्यूक्लियस ढूंढा। तो अब तक हमने इतना पढ़ा है।
जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि शेप्स क्या होते हैं, सेल्स दिखते कैसे हैं, आकार क्या है सेल्स का। तो अब आइए हम वो देखेंगे। देखो, जो आपके सेल्स हैं, जिसको आप बेसिक यूनिट कह रहे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसके बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो होते हैं आपके राउंड एंड बाइकॉन्केव। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एमीबियोइड होते हैं, यानी कि जो एमीबा होता है ऐसा, उसकी तरह होते हैं। ठीक है, ये सारे सेल्स अब आगे पढ़ेंगे। जो आपके नर्व सेल्स होते हैं वो देखिए ब्रांच्ड एंड लॉन्ग हैं। ठीक है, जो आपका ट्रेकीड होता है वो आपका इलोंगेटेड है। एक आपका मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि राउंड एंड ओवल है। फिर आपका कॉलमनर सेल्स होते हैं एपिथेलियल, वो भी लॉन्ग एंड नैरो है। तो इन एग्जाम्पल से बच्चों, आपको इन एग्जाम्पल्स को रटना नहीं है, लेकिन आपको ये दिखाने के लिए या ये दर्शाने के लिए है कि कोई भी एक सेल एक जैसा नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ ब्लड सेल्स देख लीजिए, एक रेड ब्लड सेल दिया हुआ है और आपको एक वाइट ब्लड सेल दिया गया है, वो दोनों भी एक जैसे नहीं दिख रहे हैं ब्लड सेल्स होके भी। ठीक है, तो जो डिफरेंट सेल्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं, और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस भी करते हैं। ये है आपके सेल्स की खूबी। ठीक है, अब हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करी थी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने आपको एक टर्म समझाया था, जिसको मैंने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर यानी कि काम। अब सपोज ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, अब हमें कितने काम करने पड़ते हैं। हमें सांस लेनी है, हमें खाना पचाना है, एक्सक्रीशन है, चलना है, फिरना है, उठना है, बैठना है, पढ़ना है, कितना कुछ पढ़ के याद रखना है, टेस्ट में अच्छा करना है, क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, घर आके बताना है कि हम फर्स्ट आ गए, या हमने अच्छा कर दिया, या हमने जितनी मेहनत करी थी वो सफल आ गई। कितना सारा काम है। ये जो सारा काम है, ये जो सारा लेबर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइडेड है, डिवीजन हो रखा है। हार्ट है आपका, क्या कर रहा है हार्ट? ब्लड पंप कर रहा है। जो आपका स्टमक है वो क्या कर रहा है आपका? वो आपका खाना डाइजेस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो हार्ट है वही ब्लड भी पंप कर रहा है, एक्सक्रीशन भी वही कर रहा है, डाइजेशन भी वही कर रहा है, रेस्पिरेशन भी वही कर रहा है। नहीं, ह्यूमन बींग्स में एक एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है किसका? ये एक एग्जाम्पल है डिवीजन ऑफ लेबर का, काम का डिवीजन, जो किसमें आपको दिख रहा होता है? ये आपको दिख रहा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जहां एक सिंगल सेल होता है, एक सिंगल सेल ही सारी चीजें परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक सिंगल सेल में भी एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं ऑर्गेनलीज। जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज। सेल ऑर्गेनलीज क्या होंगे आगे आप और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। में होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। ठीक है, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये, जो एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है इस ऑर्गेनली का। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी जो ऑर्गेनलीज अगर प्रेजेंट है तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ऑर्गेनली है जिसको आप कहते हैं राइबोसोम, जिसका क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। एक सिंगल सेल में ही ये ऑर्गेनली प्रेजेंट है जो क्या कर रही है? जो प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी आपको क्या दिख जाता है बच्चों? आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिख जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक सेल है, वो क्या कर रहा है? डिफरेंट चीजें परफॉर्म कर रहा है। किसकी मदद से परफॉर्म कर रहा है? ऑर्गेनलीज की मदद से परफॉर्म कर रहा है। तो जो ये ऑर्गेनलीज हैं ये भी मिलके हमारा क्या बना रही हैं? मदद कर रही हैं हमारा क्या बनाने में? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स। ठीक है, क्या बना रही हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपका सेल्स। और सेल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब तक हमने क्या समझा है? अब तक हमने ये समझा है कि आपका जो सेल है वो क्या है? आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अब हम इसको एक घर के फॉर्म में समझेंगे। सपोज आपका घर एक सेल है। ठीक है,
ये है आपका सेल है। अब इस घर में वॉल्स होंगी, इस घर में डोर्स होंगे, दरवाजे होंगे, इसमें विंडोज होंगी। इन तीनों से क्या होता है, चीजों का अंदर और बाहर आ जाना होता है। ठीक है, ये आपको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, क्या कर रही हैं ये? पहला, एक तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सबसे पहले जब एक घर बनता है उसको ढांचा कौन देता है? दीवारें खड़ी होती हैं। सबसे पहले क्या खड़ी होती हैं? आपकी दीवारें खड़ी होती हैं, दरवाजे लगते हैं, विंडो लगती हैं। किसी भी चीज को अंदर और बाहर आना जाना होता है तो वो या दरवाजों से आता है या तो विंडो से आता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एंट्री और एग्जिट संभालती है, एंट्री और एग्जिट संभालती है ना? सेल में यही फंक्शन, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करना, कौन कर रहा है? हमारा आपका सेल मेम्ब्रेन, या आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके इसी घर में किचन भी होगा, घर में किचन भी होगा। किचन में क्या बनता है? किचन में खाना बनता है। सेल में जो किचन है वो क्या होगा आपका? वो होगा, अगर प्लांट सेल है तो आपका होगा क्लोरोप्लास्ट। क्या बनता है यहाँ पे? फूड बनेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? ये आपकी एक सेल ऑर्गेनली है। अब अगर घर है तो घर में बिजली भी होनी चाहिए, है ना? अगर आपका घर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर। जो सेल है उसका पावर हाउस क्या है? उसका पावर हाउस क्या है? वो क्या है जो उस पूरे घर को या उस पूरे सेल को पावर प्रोवाइड करेगा? वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में दे रहा है ये? एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रहा है ये? एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब इस पूरे घर में एक और भी बहुत जरूरी हिस्सा होता है, एक होता है आपका लिविंग रूम, जो आपका रूम होगा। ठीक है, लिविंग रूम समझिए आप कि आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है एक मेन ओपन स्पेस है, जहाँ पे जितनी घर की हलचल होती है, सारी एक्टिविटीज वहीं पे होती है। हंसना, खेलना, उठना, बैठना, जितने कार्य है आपके कहाँ हो रहे हैं? आपके लिविंग रूम में। वो एक मेन ओपन स्पेस है जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, वो है आपके घर का लिविंग रूम। और आपके सेल का है वो क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो सबसे मेन कमरा होता है घर का, जिसको आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। वहां पे बैठकर सारे फैसले लिए जाते हैं, घर के चीजों को कंट्रोल किया जाता है। एक कंट्रोल रूम होता है जहां से घर के सारे फंक्शंस को मैनेज किया जाता है। वो है आपका मास्टर बेडरूम घर में। और सेल में यही फंक्शन, सारे कंट्रोलिंग का फंक्शन कौन करेगा? सेल में ये फंक्शन आपका पूरा करता है आपका न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तो थे कुछ पार्ट्स सेल के। अब हम एक एक कर कर इन सारे पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से।